हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, ए कैटेगरी चैप्टर। ए कैटेगरी चैप्टर क्यों है, मैं आपको 2 मिनट में बता दूंगा अभी। ए कैटेगरी चैप्टर, चैप्टर नंबर 21 ऑफ सी ए फाइनल जीएसटी, दैट इज ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, जिसको आप लोग सी कैटेगरी में रखते हो। ए कैटेगरी क्यों है? क्योंकि अगर ये इस चैप्टर से, ये सिर्फ हमारा आधे से 1 घंटा लेता है पूरा चैप्टर सेल्फ स्टडी करने में भी। लेक्चर प्लस सेल्फ स्टडी में हार्डली 1 घंटा लेता है। बट इससे क्वेश्चन नहीं आया तो ठीक है, बट अगर आ जाता है ना तो कितने मार्क्स का आता है मैं आपको नवंबर 22 के पेपर से बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 सर सेक्शन 138 से डील करता है, जो कि हमारा ऑफेंसेस एंड पेनल्टी वाला चैप्टर है, 5 मार्क्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5B, जो कि सेक्शन 129 से डील करता है, अगेन 4 मार्क्स। यानी कि अगर आया तो 9 से 10 नंबर का आएगा, और अगर नहीं आया तो 0 मार्क्स का आएगा। ठीक है, हो सकता है एमसीक्यू में आपसे 1 से 2 मार्क्स का पूछ ले। तो ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक कैटेगरी चैप्टर है। अगर आप लोग नहीं पढ़ के गए तो उसमें कुछ भी नहीं लिख पाओगे, और हार्डली इसमें 2 से 3 पेनल्टीज हैं जो आपको लर्न करनी है। मैं इंश्योर करूंगा वीडियो को शॉर्ट रखूं और आपको ये याद भी करवा दूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या बोलता है? सबसे पहले सर बोलता है सेक्शन 122(1), जो कि हमारी सर्टेन पेनल्टीज की बात करता है कि अगर आपने पूरे जीएसटी एक्ट में ये 15 अगर ऑफेंसेस करे, 15 कौन से 15 सर? इसका चीट कोड है स्ट्रिक्ट फूड। अगर ये ऑफेंस करे तो स्ट्रिक्टली आपका फूड बंद हो जाएगा। स्ट्रिक्ट फूड, जहाँ से स्ट्रिक्ट से 2 है एंड फूड से सिंगल है, इसको एक एक करके पढ़ते हैं। सर एज फॉर सप्लाइज गुड्स और सर्विसेज विदाउट इनवॉइस, एज फॉर सप्रेसेस टर्नओवर, यानी कि गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करी विदाउट इनवॉइस, या फिर हमने टर्नओवर को सप्रेस कर दिया। ठीक है। टी फॉर फेल्स टू डिडक्ट टीडीएस, फेल्स टू डिडक्ट टीसीएस। बहुत ईजी है सर, फेल्स टू डिडक्ट टीडीएस, फेल्स टू डिडक्ट टीसीएस। फिर आता है आर फॉर रजिस्ट्रेशन, फेल्स टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन व्हेन लायबल, या फिर रजिस्ट्रेशन तो ले लिया बट फॉल्स इन्फॉर्मेशन से लिया, या तो रजिस्ट्रेशन भी नहीं लिया बट इनवॉइस इशू कर दिया किसी दूसरे रजिस्ट्रेशन से। रजिस्ट्रेशन में क्या क्या है? फेल्स टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, मतलब आपकी लाइबिलिटी थी पर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया। चलो ठीक है, अगली बार ले भी लिया तो लिया किससे? फॉल्स इन्फॉर्मेशन से लिया। अब आपकी लाइबिलिटी भी थी, आपने रजिस्ट्रेशन भी नहीं लिया, किसी दूसरे रजिस्ट्रेशन यूज करके आपने इनवॉइस इशू स्टार्ट कर दिया। ठीक है। आर फॉर फ्रॉडुलेंटली ऑब्टेन्स रिफंड, यानी कि रिफंड ऑब्टेन किया विथ इंटेंशन ऑफ फ्रॉड। आई से 2 है। इशू इनवॉइस विदाउट सप्लाई, ऊपर क्या पढ़ा था हमने? ऊपर पढ़ा था सप्लाई गुड विदाउट इनवॉइस, यहाँ पे आ गया इशू इनवॉइस विदाउट सप्लाई, यानी कि बोगस बिलिंग। अगेन आई से यूटिलाइजेस आईटीसी विदाउट एक्चुअल रिसीट ऑफ गुड, यानी सेक्शन 16 की कंडीशन फुलफिल नहीं करी। डिस्ट्रीब्यूट आईटीसी इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ सेक्शन 20, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। सी से 2 है। कलेक्ट एनी अमाउंट एज टैक्स बट फेल टू पे टू द गवर्नमेंट बियॉन्ड 3 मंथ्स फ्रॉम द ड्यू डेट, मतलब मैं सप्लायर हूँ और मैंने सामने वाले से टैक्स कलेक्ट कर लिया बट 3 महीने से ज़्यादा हो गया बट गवर्नमेंट को डिपॉजिट नहीं किया। सप्लाई गुड्स लाइबल फॉर कन्फिस्केशन, मतलब जो गुड्स सीज हो गए हैं, कन्फिस्केट हो गए हैं, मैंने उनको सप्लाई करके सेल कर दिया। टी से 2 है। ट्रांसपोर्ट एनी टैक्सेबल गुड्स विदाउट कवर ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यानी कि कोई भी टैक्सेबल गुड्स सप्लाई किया और उसमें डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं थे। अगेन टी फॉर टेम्पर्स और डिस्ट्रॉय एविडेंस, यानी कि कोई भी जीएसटी ऑफिसर आया और मैंने एविडेंस मिटा दिए। ये हमारे हो गए स्ट्रिक्ट के। एक बार रिपीट करके इसको याद कर लेते हैं, फूड बाकी है अभी। आपको साथ साथ याद करते रहना है, जिससे आपको सिर्फ ये वीडियो एग्जाम के पहले खोलना पड़े, और अगर आप एग्जाम के पहले ही देख रहे हो तो उससे आपका काम हो जाए। ठीक है। अब आते हैं स्ट्रिक्ट फूड का अपन फिर से। एस फॉर 2 चीजें, सप्लाई गुड्स विदाउट इनवॉइस, सप्रेसेस टर्नओवर। सप्लाई इज गुड विदाउट इनवॉइस, सप्रेसेस टर्नओवर। टी फॉर फेल्स टू डिडक्ट टीडीएस, फेल्स टू डिडक्ट टीसीएस। आर फॉर रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के लिए मैं लाइबल था, मैंने बट रजिस्ट्रेशन नहीं लिया। सेकंड केस में मैंने रजिस्ट्रेशन तो ले लिया बट मैंने फेक या फॉल्स इन्फॉर्मेशन से लिया। तीसरा, मेरे को रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट थी और मैंने गलत तरीके से भी रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, मैंने इनवॉइस ही इशू कर दिए सर किसी और के रजिस्ट्रेशन पे। आर फॉर फ्रॉडुलेंटली ऑब्टेन्स रिफंड, रिफंड्स लेना था बट मैंने फ्रॉड वाले तरीके से ले लिया। आई फॉर इनवॉइस विदाउट सप्लाई, आईटीसी। आई फॉर इनवॉइस, आई फॉर आईटीसी। यूटिलाइज आईटीसी विदाउट एक्चुअल रिसीट ऑफ गुड्स, या फिर डिस्ट्रीब्यूट आईटीसी इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ सेक्शन 20। फिर 2 सी से हैं। कलेक्ट एनी अमाउंट एज टैक्स बट फेल्स टू पे टू गवर्नमेंट, 3 महीने के बियॉन्ड तक
ठीक है, कन्फिस्केटेड गुड का मैंने सप्लाई कर दिया। टी फॉर टैक्सेबल गुड्स थे मेरे, उनको मैंने ट्रांसपोर्ट कर दिया विदाउट एनी कवर ऑफ डॉक्यूमेंट्स। एंड अगेन टी फॉर टेम्पर्स और डिस्ट्रॉय द एविडेंस। फिर आता है फूड। फूड क्या बोलता है? एफ फॉर फॉल्सिफाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फेल्स टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फेल टू फर्निश इन्फॉर्मेशन। डबल ओ से ऑब्स्ट्रक्ट ऑफिसर ऑन ड्यूटी। और उसके बाद बोलता है सर, उसके बाद है डी से डिस्पोजेज ऑफ डिटेन्ड, सीज्ड और अटैच्ड गुड। आई होप आपको ये सब याद हो गया होगा। तो आपने अगर ये 15 122(1) वाले स्ट्रिक्ट फूड वाले ऑफेंसेस करते हैं तो उसके बाद हमको दो चीजें देखनी है। आपका इंटेंशन क्या था? अगर इंटेंशन था फ्रॉड, मिस स्टेटमेंट एंड सप्रेशन ऑफ फैक्ट, देन लाइबिलिटी विल बी 100% ऑफ द टैक्स इन्वॉल्व और 10,000 विच एवर इज हायर। 100% ऑफ द टैक्स इन्वॉल्व और 10,000 विच एवर इज हायर। बट सेक्शन 122(2) आ जाता है और बोलता है इफ इट डज नॉट इन्वॉल्व फ्रॉड, मिस स्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ फैक्ट, देन आपकी पेनल्टी रिड्यूस हो जाएगी एंड इट विल बी 10% ऑफ द टैक्स इन्वॉल्व और 10,000 विच एवर इज हायर। ये नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपको पर्सनली व्हाट्सएप भी कर दूंगा। तो हमने क्या पढ़ा कि 122(1) में 15 पेनल्टीज है और वो 15 पेनल्टीज अगर आपने करी है मिस स्टेटमेंट या सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स या फ्रॉड वाले तरीके से तो 100% ऑफ द टैक्स इन्वॉल्व और 10,000 विच एवर इज हायर। बट आपका इंटेंशन फ्रॉड वाला नहीं था तो 10% ऑफ द टैक्स इन्वॉल्व और 10,000 विच एवर इज हायर। ये हमारी एक पेनल्टी हो गई। ध्यान रखना ये जो 10,000 हम पढ़ रहे हैं ना, ये 10,000 हमारे सिर्फ CGST एक्ट का है, यानी कि टोटल पेनल्टी होगी CGST प्लस SGST विच विल बी 20,000। इसके बाद आता है सेक्शन 122(1)A, यानी कि ऊपर वाली पेनल्टीज के अलावा एक और पेनल्टी लगती है। क्या? 4 केसेस में अगर सप्लाई गुड्स विदाउट इनवॉइस और इशू इनवॉइस विदाउट सप्लाई। याद कर जाएंगे क्या सर? मैंने गुड्स सप्लाई किया विदाउट इनवॉइस या तो फिर मैंने इनवॉइस ही बना दिया विदाउट सप्लाई। गुड्स मैंने इशू सप्लाई कर दी विदाउट इनवॉइस या इनवॉइस बना दिए विदाउट सप्लाई। ठीक है, ये दोनों याद हो गए। फिर उसके बाद 2 पॉइंट ITC के हैं कि मैंने ITC ले लिया विदाउट एक्चुअल रिसीट ऑफ द गुड या ITC मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ सेक्शन 20, यानी कि ये 4 केस होते हैं ना। तो इसके बाद पेनल्टी क्या आ जाएगी? इक्विवेलेंट टू अमाउंट ऑफ टैक्स एवेडेड और ITC अवेल्ड, यानी कि 100% ऑफ द टैक्स अमाउंट। 122(1) वाली पेनल्टी तो लगेगी ही लगेगी, ये वाली जो अपन पढ़ के आए। एडिशनली 4 केसेस में ये वाली पेनल्टी भी लग जाएगी, यानी कि एक बार जल्दी से रिवाइज करें सर। स्ट्रिक्ट फूड में 15 पेनल्टीज है हमारी, वो 15 पेनल्टी अगर मेरा मिस स्टेटमेंट और फैक्ट और फ्रॉड वगैरह से है तो 100% ऑफ द टैक्स अमाउंट ऑफ और 10,000 विच एवर इज हायर। बट मेरा इंटेंशन सही था, मतलब एक गलत नहीं था, तो 10% ऑफ द टैक्स अमाउंट और 10,000 विच एवर इज हायर। फिर आता है 4 केसेस। 4 केस कौन से? गुड्स मैंने बेच दी विदाउट सप्लाई, या फिर मैंने सप्लाई कर दी विदाउट इनवॉइस, या फिर मैंने ITC गलत ले लिया या फिर ITC गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये 4 केस होते हैं। तो पेनल्टी कितनी हो जाएगी? एडिशनल 100% ऑफ द टैक्स अमाउंट। आई होप दिस इज क्लियर। ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, आपको याद हो गया होगा। एक बार पॉज करके मेरे साथ रिकॉल करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोलता है? आगे बोलता है सेक्शन 122(3), नॉट सो इंपॉर्टेंट बट अपन पढ़ लेंगे। नॉट इन्वॉल्व इन एनी ऑफेंसेस बट इज अ पार्टी टू एवेजन और डज नॉट अटेंड एनी समन। मतलब ऊपर वाले जो ऑफेंसेस थे मैंने वो तो नहीं करे हैं, बट मैं उनका साथ दे रहा था। एक ये केस हो गया और दूसरा मेरे को कोई समन पे बुलाया तो मैं नहीं गया। उस केस में मेरी पेनल्टी कितनी है? 25,000 रुपये, अप टू 25,000। सेक्शन 123 बोलता है पेनल्टी फॉर फेलियर टू फर्निश इन्फॉर्मेशन रिटर्न, यानी कि मेरे से इन्फॉर्मेशन रिटर्न मांगा और मैंने उसको फेलियर हो गया पे करने में, तो बोलता है 100 रुपीज़ पर डे और मैक्सिमम 5,000। 100 रुपीज़ पर डे एंड मैक्सिमम 5,000। फेलियर टू फर्निश स्टेटिस्टिक्स, फाइन अप टू 10,000 और कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट में 100 पर डे। यानी कि फिर से अपन बढ़ते हैं, अगर कोई ऑफेंस में इन्वॉल्व नहीं था बट मेरा हाथ था तो 25,000 की पेनल्टी। उसके बाद मेरे से इन्फॉर्मेशन रिटर्न मांगा और मैंने नहीं दिया, मैक्सिमम 5,000 की पेनल्टी और 100 रुपीज़ पर डे। फिर स्टेटिस्टिक्स देने में रह गया तो मैक्सिमम 10,000 की पेनल्टी और 100 रुपीज़ पर डे, यानी कि 100 रुपीज़ पर डे आपको दोनों में याद रखना, और 5,000 और 10,000 वाली। और फिर आ जाती है हमारी जनरल पेनल्टी। जनरल पेनल्टी मतलब पूरे एक्ट में कहीं भी कुछ पेनल्टी नहीं दी है तो आपके ऊपर 25,000 की पेनल्टी तो लगा ही देंगे। आई होप दिस इज क्लियर। इसके बाद आता है सेक्शन 126। सेक्शन 126 बोलता है जनरल प्रिंसिपल रिलेटेड टू पेनल्टी, यानी कि काफ़ी जगह हमने देखा कि सर जहाँ पे
परसेंटेज में पेनल्टी दी है या एग्जैक्ट अमाउंट की पेनल्टी दी है, वहाँ तो हमारा कोई इशू नहीं है, बट कहीं कहीं जगह अप टू लिखा है कि अप टू 25,000, अप टू 10,000, तो वो अप टू मतलब 0 से लेकर 25,000 हो सकता है। तो ये कौन डिसाइड करेगा और कैसे डिसाइड करेगा कि कितनी होगी, या 20 रुपये होगी या 20,000 होगी या 25,000 होगी? तो इसके लिए प्रिंसिपल है कि पीओ प्रॉपर ऑफिसर डिसाइड करेगा, और फॉलोइंग कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए, पहली कंडीशन मेरी, अगर माइनर ब्रीच है मेरा यानी कि लेस देन 5,000 रुपीज़ तक का, तो कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। फिर डॉक्यूमेंटेशन एरर है तो कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, मतलब ये दोनों के लिए मेरी 0 पेनल्टी हो जाएगी। तीसरी बात बोलता है कि अगर कोई भी पेनल्टी लगाने से पहले एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना चाहिए एसएससी को। वॉलंटरी डिस्क्लोजर टू बी कंसिडर्ड एज मिटिगेटिंग फैक्टर, यानी कि ऑफिसर को पता नहीं था बट मैंने सामने से जाके अपनी गलती बता दी। बहुत ही लेस इंपॉर्टेंट है, एक बार अपन रिकॉल करके इसको खत्म करते हैं कि जनरल पेनल्टीज यानी कि मेरी अप टू वाली जो है ना, अप टू 20,000 25,000, तो उसको हमको कैसे देखना है? तो माइनर ब्रीच है 5,000 के अमाउंट तक का तो छोड़ देंगे, डॉक्यूमेंटेशन एरर है तो छोड़ देंगे, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे हर केस में, और वॉलंटरी डिस्क्लोजर किया मैं खुद जाके बोला तो भी उसको कंसिडर करके मिटिगेटिंग फैक्टर एक कंसिडर किया जाएगा। सेक्शन 127, जो सेक्शन इंपॉर्टेंट होंगे ना मैं आपको बता के याद करवाते जाऊंगा। जैसे सेक्शन 122(1) था, उसमें 15 के 15 आपको वो याद होने चाहिए, और बहुत ही ईजी है पेनल्टी, वो याद होनी चाहिए। उसके बाद नीचे वाली आएगी, वो अपन अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये वाली आपको सिर्फ एक बार देखना है, थोड़ा सा कोशिश करना ध्यान रखने की, और फिर आगे बढ़ जाना है। फिर सेक्शन 127 बोलता है पावर टू इम्पोज पेनल्टी, मतलब प्रॉपर ऑफिसर कैन लेवाई पेनल्टी इफ ही इज ऑफ द व्यू दैट पर्सन इज liable even if the person is not covered in any of the provisions of following section, यानी कि प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि ये पर्टिकुलर आदमी है, कवर्ड नहीं है इन सेक्शन में, बट इसको पेनल्टी लगनी चाहिए तो वो लगा सकता है। ठीक है। सेक्शन 128 बोलता है पावर टू वेव पेनल्टी, यानी कि गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो पेनल्टी अंडर सेक्शन 122, 123 एंड 125, या तो फिर लेट फीस अंडर 47 को वो हटा सकती है, टोटली वेव ऑफ कर सकती है। 122 बोलता है स्ट्रिक्ट फूड वाली पेनल्टी, 123 इंफॉर्मेशन रिटर्न वाली, और 125 जनरल पेनल्टी, और लेट फीस वाली पेनल्टी 47 सेक्शन में, मतलब ये वाली पेनल्टीज को गवर्नमेंट रिड्यूस कर सकती है। आई होप दिस इज क्लियर। अभी तक के पार्ट में सिर्फ सेक्शन 122(1) वाला इंपॉर्टेंट था और उसकी पेनल्टीज थी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है एग्जाम में, इसी से क्वेश्चन 100% मतलब 90% चांस है कि इसी से पूछेगा। सेक्शन 129 अपन इसको स्टार्ट करते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर, जिसको अपन साथ में याद भी करते जाएंगे। सेक्शन 129, सेक्शन 129 बोलता है कि ऑल द गुड्स, कन्वेंस और डॉक्यूमेंट्स, मतलब गुड्स, कन्वेंस और डॉक्यूमेंट्स आर लाइबल टू डिटेंशन और सीजर इफ एक्टेड अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। मतलब अगर इस एक्ट के अगेंस्ट में कुछ भी गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना, तो वो गुड्स सीज्ड हो जाएगा और डिटेन हो जाएगा। बात यहाँ पे खत्म हो जाती है। अब बोलते हैं कि ये जो सीज्ड गुड है उसको रिलीज करना हो तो क्या करना पड़ेगा? तो एक्ट बोलता है दो चीजें, वेयर ओनर ऑफ द गुड्स कम्स फॉरवर्ड और वेयर ओनर ऑफ द गुड्स डज नॉट कम फॉरवर्ड। ठीक है, ये दोनों चीज के बाद है कि इन केस ऑफ टैक्सेबल गुड्स और इन केस ऑफ एग्जेम्प्ट गुड, इन केस ऑफ टैक्सेबल गुड्स और इन केस ऑफ एग्जेम्प्ट गुड्स। तो अब अपन देखते हैं कि वेयर ओनर ऑफ द गुड्स कम फॉरवर्ड, यानी कि ओनर जो है वो अच्छा आदमी है, तो क्या पेनल्टी है? 200% ऑफ द टैक्स पेबल, खत्म। वेयर ओनर ऑफ द गुड्स डज नॉट कम फॉरवर्ड, तो इसमें क्या पेनल्टी है? 200% ऑफ द टैक्स पेबल और 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स विच एवर इज हायर। इसको याद कैसे रखेंगे? ये वाला जितना मेरा पार्ट है वो है मेरा टैक्सेबल गुड्स का। ठीक है, तो इस केस में हमारा ये है कि अगर ओनर अच्छा है, अगर ओनर अच्छा है तो 200% ऑफ द टैक्स पेनल्टी, 200% ऑफ द टैक्स पेबल। अगर ओनर अच्छा नहीं है तो 200% ऑफ द टैक्स पेबल और 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर। ये मेरा हो जाता है। अब बोलते हैं एग्जेम्प्टेड गुड्स, तो एग्जेम्प्टेड गुड्स में क्या है? 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स और 25,000 विच एवर इज लोअर, 5% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स और 25,000 विच एवर इज लोअर। यानी कि एग्जेम्प्टेड गुड्स और ओनर अच्छा है, सामने आ जाता है तो 25,000 रुपये तो लगेगी लगेगी, ओनर अच्छा नहीं है तो भी 25,000 तो लगेगी लगेगी। डिफरेंस कहाँ पे आता है? अगर ओनर अच्छा है तो 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स लेंगे, बट अगर ओनर अच्छा नहीं है तो 5% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स लेंगे। और इसमें हम विच एवर इज लोअर देखेंगे और टैक्सेबल में विच एवर इज हायर देखेंगे। इसको याद ऐसे रखना है हमको कि एग्जेम्प्टेड गुड्स है, सरकार ने खुद ही एग्जेम्प्ट करके रखे हैं, तो क्या ज़्यादा मांगेंगे यार, विच एवर इज लोअर ही ठीक है, विच एवर इज लोअर ही ठीक है। बट टैक्सेबल गुड्स है, सरकार ने खुद टैक्स लगाया इसलिए विच एवर इज हायर देखेंगे। ठीक है,
एक बार हम लोग इसको रिकॉल करते हैं और इसका एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था 4 नंबर का वो देखते हैं। तो सर मेरा गुड्स सीज हो गया, मेरा गुड्स सीज हो गया है, तो अगर मैं अच्छा आदमी हूँ, मतलब मैं ओनर हूँ, अगर ओनर सामने आ जाता है तो क्या पेनल्टी होगी? 200% ऑफ द टैक्स पेबल। बट अगर ओनर सामने नहीं आते तो 200% ऑफ द टैक्स पेबल और 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स विच एवर इज हायर। मेरा गुड्स एग्जेम्प्टेड था, मेरा गुड्स एग्जेम्प्टेड था, वो सीज्ड हो गया है, उसको मैं छुड़ाने जा रहा हूँ। तो अगर मैं अच्छा हूँ, मतलब वेयर ओनर कम्स फॉरवर्ड, तो 25,000 और 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स विच एवर इज लोअर। अगर मैं अच्छा नहीं हूँ तो 25,000 और 5% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स विच एवर इज लोअर। ऊपर वाले केस में 200% ऑफ द टैक्स पेबल कॉमन है, नीचे वाले केस में 25,000 कॉमन है। आई होप दिस इज क्लियर। इसको एक बार आप लोग बैक करके वापस देख लोगे तो आपको याद हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि सर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ CA फाइनल नवंबर 22 एग्जाम बी। ये बोलता है कॉमेट केम ऑफ अहमदाबाद हैंडेड ओवर अ गुड्स टू ट्रांसपोर्टर। ये सब तो छोड़ो, ठीक है, फॉर कैरिंग ऑफ द सेम टू, ओके, अपना काम का पॉइंट आता है यहाँ से। द वैल्यू ऑफ गुड्स इज 80,000, चार्जेबल टू टैक्स अंडर GST 18%, 99%, एंड इन ट्रांजिट प्रॉपर ऑफिसर इंटरसेप्टेड द व्हीकल अंडर सेक्शन 68 एंड सीज्ड द गुड। कैलकुलेट द पेनल्टी पेबल अंडर सेक्शन 129 वेयर ओनर ऑफ द गुड्स कम्स फॉरवर्ड, ओनर ऑफ द गुड्स डज नॉट कम फॉरवर्ड। बहुत ईजी क्वेश्चन है सर। केस 1 ओनर ऑफ द गुड्स कम्स फॉरवर्ड, क्या याद रखेंगे कि पहले तो देख लो टैक्सेबल गुड्स है कि एग्जाम्ड गुड्स है। तो सर यहाँ पे GST लिख दिया ना, टैक्सेबल टैक्स 18%, तो ये टैक्सेबल गुड्स है। टैक्सेबल गुड्स में ओनर ऑफ द गुड्स कम्स फॉरवर्ड, मतलब अच्छा वाला ओनर है, तो क्या पेनल्टी है? 200% ऑफ द टैक्स पेबल। और अगर ओनर अच्छा नहीं है तो क्या है? 200% ऑफ द टैक्स पेबल और 50% ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स विच एवर इज हायर। 200% ऑफ द टैक्स पेबल कितना हो जाएगा? 80,000 इंटू 9%। 9% क्यों सर, 18% क्यों नहीं? क्योंकि हमको पेनल्टी अंडर सेक्शन CGST एक्ट सिर्फ पूछा है हमको, नॉट CGST एंड SGST। तो सिर्फ 9% लेंगे, वो तो 7200 इंटू 200%, 14,400। ये हमारा पार्ट 1 खत्म हो गया। पार्ट 2 क्या बोलता है? 200% ऑफ द टैक्स पेबल मतलब 14,400 एज कैलकुलेटेड अब, और 50% ऑफ द मार्केट वैल्यू विच इज इक्वल टू 40,000। तो 14,400 और 40,000 विच एवर इज हायर, वो हो जाएगा 40,000। तो पहले का आंसर 14,400 और सेकंड का क्वेश्चन आंसर 14,000। तो ये हो गया 14,400 और इसका 40,000। कितना इजी क्वेश्चन था सर, 2 मिनट का क्वेश्चन था और हम इसको छोड़ के जाने वाले थे। तो ये हमारा पूरा कंसेप्ट भी रिवाइज हो जाता है और इसके साथ हमने क्वेश्चन भी देख लिया। आप लोग ये वाले पार्ट को प्लीज़ 2 से 3 बार देख लेना और याद करके ही जाना। अब इसी सेक्शन से रिलेटेड है, थोड़ा सा पूछेंगे तो नहीं बट MCQ में आ सकता है आपको। नोटिस, ऑर्डर, बिडिंग एंड पेमेंट की टाइमलाइंस, मैंने इसको बहुत ही समराइज कर दिया है, आप लोग एक बार बस देख सकते हो। मेरा गुड्स सीज्ड हो गए यहाँ पे, मेरा गुड्स सीज्ड हो गए यहाँ पे। अब प्रॉपर ऑफिसर 7 दिन के अंदर नोटिस भेजेगा किसको? असेसी को। नोटिस भेजने के बाद 7 दिन के बाद ऑर्डर भेज देगा। मतलब मेरा गुड्स एक बार सीज हो गया तो प्रॉपर ऑफिसर मेरे को 7 दिन में नोटिस देगा, उसके 7 दिन में ऑर्डर दे देगा, ठीक है। और उस ऑर्डर के 15 दिन में, 15 दिन में मैं असेसी हूँ, मेरे को पेमेंट करना पड़ेगा। और मैं अगर 15 दिन में पेमेंट नहीं करता हूँ तो ऑक्शन हो जाएगा, प्रॉपर ऑफिसर ऑक्शन के लिए इनिशिएट कर देगा। एक बार ऑक्शन के लिए इनिशिएट हो जाता है तो बहुत सारे बिडर्स को इन 15 दिनों में बुलाया जाएगा और सबसे बिड एक्सेप्ट करी जाएगी। फिर यहाँ पे एक फाइनल सक्सेसफुल बिडर एक अपॉइंट हो जाएगा और उस सक्सेसफुल बिडर को 15 दिन का टाइम दिया जाएगा कि आप बाकी पेमेंट कर दो। एक बार वो पेमेंट कर देगा तो ओनरशिप उसको ट्रांसफर हो जाएगी। इसको याद करते हैं एक बार अपन, फिर से लास्ट बार पढ़ते हैं, उसको एंड करते हैं। ये है प्रॉपर ऑफिसर। प्रॉपर ऑफिसर ने गुड्स सीज कर लिए, ठीक है। 7 दिन का टाइम देगा उसको, नोटिस इशू कर देगा। नोटिस इशू करने के बाद 7 दिन के बाद ऑर्डर इशू कर देगा। 15 दिन के अंदर ये इनको पेमेंट कर देंगे और 15 दिन में पेमेंट मान लो नहीं होता है तो प्रॉपर ऑफिसर इसको ऑक्शन कर देगा। ऑक्शन कर देगा तो 15 दिन का टाइम देगा कि हर जगह से लोगों को बुलाएगा और बोलेगा भाई ऑक्शन हो गया है। इधर से एक ऑक्शनायर सिलेक्ट हो जाएगा तो इसको 15 दिन का टाइम दिया जाएगा प्रॉपर ऑफिसर को पेमेंट करने के लिए। और एक बार प्रॉपर ऑफिसर को पेमेंट हो जाता है तो जो भी इस गुड्स की पोजीशन थी वो इसको ट्रांसफ़र हो जाएगी, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं अदर पॉइंटर्स कुछ। तो इसमें ये बोला है कि यार एक बात बताओ, जो मेरा गुड्स है
तो गुड्स में दिक्कत है ना, गुड्स के ऊपर टैक्स पे नहीं हुआ है। बेचारे ट्रक वाले की क्या गलती, ट्रक की क्या गलती, तो इसलिए बोल दिया है कि कन्वेयंस यानी कि ट्रक शैल बी रिलीज्ड ऑन पेमेंट बाय ट्रांसपोर्टर, ऑन पेमेंट बाय ट्रांसपोर्टर। कितना पेमेंट, कितना पेमेंट, पेनल्टी अमाउंट जो कि हमने ऊपर देखा है, या फिर 1 लाख, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर। इसमें लोअर कैसे ध्यान रखेंगे, लोअर इसलिए ध्यान रखना है कि यार बेचारा ट्रक वाला है, उसकी क्या गलती थी, इसकी क्या गलती थी, इसलिए बोल दिया कि पेनल्टी अमाउंट तो दे ही दो जो है, और 1 लाख विच एवर इज लोअर। पेनल्टी अगर 50,000 की आती तो 50,000 ही सिर्फ दे दो, पेनल्टी 2 लाख रुपए की आती तो सिर्फ 1 लाख रुपए दो और ले जाओ अपने ट्रक। उसके बाद बोलते हैं सर डीम्ड ओनर किसको मानेंगे, एक बार ट्रक पकड़ गया, ट्रक से ड्राइवर भी भाग गया, तो ओनर कौन है इसका। तो ये बोलता है कि अगर इनवॉइस प्रॉपर है कि नहीं है, अगर इनवॉइस प्रॉपर है, प्रॉपर कंसाइनर भी दिख रहा है, कंसाइनी भी दिख रहा है, तो कंसाइनर और कंसाइनी एनीवन कुड बी द ओनर। बट अगर इनवॉइस ही प्रॉपर नहीं है, मतलब उसमें ना कंसाइनर दिख रहा है कंसाइनी दिख रहा है, तो प्रॉपर ऑफिसर के पास पावर है कि वो अपने हिसाब से डिसाइड कर सकता है। अगले सेक्शन पे आते हैं। अगला सेक्शन है, अगला रूल है एक्चुअली रूल 154 की डिस्पोजल ऑफ प्रोसीड्स ऑफ सेल ऑफ कन्वेंस। मतलब जो भी हमारा गुड्स ऑक्शन पे के बाद बिकता है, तो उसमें जो भी प्रोसीड्स आएंगी वो किस मैनर में यूटिलाइज होंगी, इसका आंसर आप मेरे को खुद बताओगे। एक एग्जांपल लेते हैं, ये था सर भोलू राम। भोलू राम अपने ट्रक से कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द एक्ट वाला गुड्स ले जा रहा था और वो पकड़ा गया, प्रॉपर ऑफिसर ने पकड़ लिया। तो भोलू राम से बोला भाई चुपचाप से पेनल्टी दे दे। भोलू राम ने पेनल्टी नहीं दी, पेनल्टी नहीं दी और प्रॉपर ऑफिसर को बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया। कैसे परेशान कर दिया, 7 दिन का नोटिस का रिप्लाई नहीं दिया, उसके अगले 7 दिन में ऑर्डर भी दिया और उसके 15 दिन में उसने पेमेंट भी नहीं दिया। तो प्रॉपर ऑफिसर ने अपने जेब से खर्च करके, अपने जेब से पैसा खर्च करके एक ऑक्शन करवाया और ऑक्शन में इसका गुड्स बेचा। तो वो जो गुड्स बेचा उससे पैसा आया। तो आप मेरे को बताओ कि क्या किस मैनर में यूटिलाइज होना चाहिए। बेचारा प्रॉपर ऑफिसर के जेब का खर्चा पहले होना चाहिए ना, तो उसने बोल दिया ठीक है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, ऑक्शनरी पेमेंट, वो हो गया। अब ऑक्शन किया क्या, ऑक्शन किया क्यों, उसका मुद्दा क्या था, तो हमने बोला पेनल्टी रिकवरी के लिए था ना, तो फिर सेकंड के टूवर्ड्स रिकवरी ऑफ पेनल्टी। मतलब भोलू राम इतना टेढ़ा इंसान था, उसने पेनल्टी सीधी सीधी नहीं दी, तो मेरा अपने खुद, मैं अगर प्रॉपर ऑफिसर हूं तो मेरा जेब का खर्चा लग गया, तो सबसे पहले मैं अपना जेब का खर्चा यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट रिकवर करूंगा। उसके बाद जिस पर्पज से मैंने ऑक्शन किया वो पेनल्टी रिकवरी था, तो वो मैंने पेनल्टी के लिए यूटिलाइज करेंगे। अब ये दोनों चीज हो गई मेरी। अब देखेंगे कि ये भोलू राम ने परेशान किया, तो हम भी इसको परेशान करेंगे। कैसे परेशान करेंगे कि एनी अदर अमाउंट ड्यू अंडर CGST, IGST, SGST और UTGST। मतलब उसका ट्रक पकड़ा तो ट्रक वाली पेनल्टी तो रिकवर कर लिया, अब हम उससे ढूंढेंगे कि कोई और भी तो नहीं पेनल्टी है इसकी। अगर कोई भी पेनल्टी मिल जाएगी तो उसका भी हम पैसा उसमें यूटिलाइज कर देंगे। अब ये 3 पेमेंट के बाद अगर कुछ पैसा बच जाता है, कुछ पैसा बच जाता है, तो उसको हम वापस रिफंड कर देंगे अगर वो अनरजिस्टर्ड है, और अगर रजिस्टर्ड है तो हम उसके बैंक ई कैश लेजर में डाल देंगे। आई होप दिस इज क्लियर। इट्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट बट आपको इस ट्रिक से याद हो गया होगा। फिर बोलता है इफ गवर्नमेंट कुड नॉट रिफंड दिस अमाउंट इन 6 मंथ, तो वो कंज्यूमर वेलफेयर फंड में चला जाएगा। अब एक और चीज़ हम इंपॉर्टेंट देखते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट इसको हम इजीली कवर करेंगे और आपको ये वाली लिमिट नीचे याद करवा दूंगा मैं, ठीक है। ये बोलता है, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि होता क्या क्या है। एक तो सर टैक्स होता है, दूसरा इंटरेस्ट होता है, तीसरा पेनल्टी होता है और चौथा फाइन होता है, ठीक है। इस चैप्टर में अपन पेनल्टी पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब एक बार मैं आपको वापस सेक्शन 130 पढ़ने से पहले 122 पे ले जाता हूँ। 122 में अपन ने स्ट्रिक्ट फूड में एक देखा था कि सप्लाई गुड्स लायबल फॉर कन्फिस्केशन, सप्लाई गुड्स लायबल फॉर कन्फिस्केशन। बाकी सब चीज़ों में अपन ने पेनल्टी पढ़ लिया, पेनल्टी, पर ये वाले को थोड़ा सा इन डेप्थ पढ़ेंगे और सेक्शन 130 के थ्रू, और सेक्शन 133 में ये पढ़ेंगे कि कब गुड्स कन्फिस्केशन के लिए लायबल होता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ पढ़ेंगे कब गुड्स कन्फिस्केशन के लिए लायबल होता है और इसमें फाइन क्या दे के हम अवॉइड कर सकते हैं, फाइन क्या दे सकते हैं हम, फाइन क्या दे सकते हैं। मतलब सबकी पेनल्टी पढ़ ली पर इसकी हम फाइन भी पढ़ेंगे। अब हम आ जाते हैं सेक्शन 130 पे। सेक्शन 130 बोलता है कि कन्फिस्केशन ऑफ गुड्स, कन्वेंस एंड लेवाई ऑफ पेनल्टी। मतलब कन्फिस्केशन कब माना जाएगा, तो ये बोलता है कि पहली बात तो कोई भी कॉन्ट्रावीन करते हैं एक्ट को, वेरी सिंपल। सेकेंड बोलता है रिसीव्स और सप्लाई गुड्स इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द एक्ट। थर्ड बोलता है
यूज ऑफ कन्वेंस टू ट्रांसपोर्ट गुड्स इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ एक्ट। तीनों इंटर रिलेटेड है इसलिए अपन ने पढ़ लिया। तो सेक्शन 130 बोलता है कि कब गुड्स कॉन्ट्रवीन हो रहा है, कब कन्फिस्केशन माना जा रहा है, वो हम देखेंगे। तो क्या देख रहे हैं कि पहली बात तो कोई भी कॉन्ट्रवीन कर दिया, प्रोविजन को कॉन्ट्रवीन कर दिया। दूसरा, कोई भी गुड्स रिसीव या सप्लाई कर दिया इन कॉन्ट्रवेंशन। थर्ड, हमने कोई भी कन्वेंस का यूज कर दिया गुड्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द एक्ट। ठीक है, उसके बाद डज नॉट अकाउंट फॉर गुड्स कैरिंग लाइबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स एंड सप्लाई गुड्स विदाउट रजिस्ट्रेशन। मतलब गुड्स जो भी बेचे उसके लिए अकाउंट फॉर नहीं किया, और दूसरा विदाउट रजिस्ट्रेशन गुड्स सप्लाई कर दिया। इन 5 केस में माना जाएगा कि कन्फिस्केशन हो रहा है। अब कन्फिस्केशन होगा तो पेनल्टी अंडर सेक्शन 122 इन्वोक हो जाएगी, और टू अवॉइड कन्फिस्केशन पे फाइन। मतलब पेनल्टी तो जो है वो है, ऊपर पढ़ चुके हैं, अब हम इसका फाइन पढ़ रहे हैं कि फाइन कितना लगेगा। तो फाइन बोल दिया है मैक्सिमम कितना हो सकता है, हाईएस्ट से हाईएस्ट मार्केट वैल्यू माइनस टैक्स। भाई यार, अब 1 लाख रुपए का गुड्स पूरा ट्रक में था, तो 2 लाख की पेनल्टी लगाओगे तो ये तो नाइंसाफी है ना। तो इसके लिए बोल दिया कि फाइन, मैक्सिमम फाइन कितना लगा लो, 1 लाख रुपए माइनस टैक्स। इससे ज़्यादा तो इंसान क्या ही देगा ना, मार्केट पूरे ही गुड्स बेचने को बोल देगा, इससे ज़्यादा तो कुछ हो नहीं सकता। तो मैक्सिमम कितनी बोलती, मार्केट वैल्यू माइनस टैक्स। पेनल्टी जो हम पेनल्टी पढ़ चुके वही है, ये मैं फाइन पढ़ा रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ, है ना, पेनल्टी अपन ने पढ़ चुका। फिर बोलता है फाइन प्लस पेनल्टी दोनों मिला के कितनी होनी चाहिए, तो मिनिमम 100% ऑफ द टैक्स पेबल तो होना चाहिए यार। एक तो सामने वाला टैक्स चोरी करके आ रहा है, आप उससे टैक्स ही रिकवर नहीं करोगे। तो बोल दिया कि फाइन प्लस पेनल्टी मिनिमम 100% ऑफ द टैक्स पेबल तो होना ही चाहिए, और मैक्सिमम फाइन कितना होना चाहिए, मार्केट वैल्यू माइनस टैक्स अमाउंट। आई होप दिस इज क्लियर। अदर पॉइंटर्स, मैक्सिमम 3 महीने दिए जाएंगे फॉर पेमेंट, अगर नहीं होता है तो डिस्पोज ऑफ कर देंगे गुड्स को। सेक्शन 130 में भी इन्वोक्ड डायरेक्टली इंस्टेड ऑफ सेक्शन 129 एंड इफ द इंटेंशन वाज टू एवेड द टैक्स। ठीक है, यानी कि अगर उसका इंटेंशन टैक्स एवेजन का था तो सेक्शन 130 डायरेक्ट इन्वोक हो जाएगा, 129 पे नहीं जाना पड़ेगा। 129 में अगर ऑफिसर जाता है तो फिर उसको 7 दिन में नोटिस देना पड़ेगा, 7 दिन में ऑर्डर देना पड़ेगा, 15 दिन का टाइम पीरियड देना पड़ेगा उस चीज़ के लिए, पेमेंट रिसीव लेने के लिए। पर उसको ऐसा लगता है ना कि यार ये गुड्स वाला केस है और इसका इंटेंशन फ्रॉड वाला था, तो साइड कर देगा 129 को, डायरेक्ट 130 इम्पोज कर देगा। 130 इम्पोज करके पेनल्टी लगा देगा 122(1) में जो अपन ने पढ़ के आए थे, फाइन लगा देगा उसको, मैक्सिमम और मिनिमम फाइन अपन ने पढ़ लिया। आई होप दिस इज क्लियर। सॉरी फॉर द कैमरा लैग दोस्तों, अगर हुआ हो तो। अब अपन पढ़ते हैं सेक्शन 132 क्या बोलता है, पहले पढ़ते हैं 131 क्या बोलता है, कन्फिस्केशन एंड पेनल्टी नॉट टू इंटरफेयर विद अदर पनिशमेंट्स। यानी कि प्रोसिक्यूशन हो रहा हो, अरेस्ट हो रहा हो, या कैंसिलेशन और रजिस्ट्रेशन हो रहा हो, आपने कुछ ऐसा ऑफेंस कर दिया जिससे ये 3 चीज़ हो रही हो, तो ये 3 चीज़ भी होंगी और आपके ऊपर कन्फिस्केशन और पेनल्टी भी लगेगा। कोई भी किसी चीज़ का सब्सटीट्यूट नहीं है। 132 बोलता है कि पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंसेस, यानी कि मेजरली स्ट्रिक्ट वाले ऑफेंसेस आप करते हो जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स और प्रोसिक्यूशन में रिजल्ट होता है। मेजर ऑफेंसेस विच वारंट्स इंस्टीट्यूशन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग एंड प्रोसिक्यूशन, तो उस केस में 132 की पनिशमेंट इन्वोक हो जाएगी। मेजरली स्ट्रिक्ट फूड वाले ही हैं, और अगर आपको एक एक पढ़ना हो तो आप मॉड्यूल से पढ़ सकते हो, बाकी ज़रूरत नहीं है। तो अगर ऐसा होता है तो इसमें पेनल्टी क्या लगेगी, तो बोलता है कि टैक्स एवेडेड और आईटीसी रॉन्ग अवेल अगर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो 5 ईयर प्लस फाइन, 2 से 5 करोड़ है तो 3 ईयर्स प्लस फाइन, 1 से 2 करोड़ है तो 1 ईयर प्लस फाइन। मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूँ याद करने की। अगर आपको एग्जाम में पूछ लेता है कि 132 में क्या पेनल्टी और क्या फ़ाइन है, तो आपको ऐसे लिख लेना है, 1 से 2 करोड़, 2 से 5 करोड़, 5 करोड़ से ज़्यादा, ठीक है, इन्फिनिटी से 100 करोड़ है। तो इसमें कितने साल की जेल है, तो नीचे वाला पकड़ लो 1, नीचे वाला पकड़ लो 5, और सेंटर वाले का सेंटर पकड़ लो 3। ठीक है, तो 1 ईयर की जेल प्लस फाइन, इसमें 5 ईयर की जेल और फाइन, और बीच वाले में 3 ईयर की जेल और फाइन एज एवरेज है। ऐसे आप करके याद कर सकते हो। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट बोलता है ऑफेंसेस कितने टाइप के होते हैं। ऑफेंसेस होते हैं कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल और नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल। ये तो सर हमको टंग ट्विस्टर लग रहा है, कैसे याद करेंगे इसको। याद करने के लिए कॉग्निजेबल वर्ड को आप मन में सीरियस पढ़ा करो, कॉग्निजेबल वर्ड को सीरियस पढ़ा करो। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस है मतलब सीरियस ऑफेंस है, नॉन कॉग्निजेबल है मतलब नॉन सीरियस ऑफेंस है। तो अगर कॉग्निजेबल है तो सीरियस है, और सीरियस है तो अरेस्ट कैन बी डन विदाउट वारंट। ठीक है, और इतना सीरियस है कि
24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ेगा। नॉन कॉग्निजेबल है मतलब नॉन सीरियस है, लेस सीरियस है ना तो ईजिली बेलेबल है, एसीडीसी जो पुलिस स्टेशन के होते हैं वो बेल दे सकते हैं। अब बोलते हैं सर ऑल ऑफेंसेस आर नॉन कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल मतलब नॉन सीरियस वाले हैं। तो जितने भी अपन जीएसटी में पढ़ रहे हैं ना, जितने भी जीएसटी में अपन पढ़े हैं वो सब नॉन कॉग्निजेबल मतलब नॉन सीरियस है। नॉन सीरियस है इसलिए इजिली बेल भी मिल जाती है, एक्सेप्ट फॉलोइंग। एक्सेप्ट फॉलोइंग कौन से फॉलोइंग? तो वापस अब चलते हैं 122(1) में। आप जब भी ये पढ़ो तो साथ में 122(1) भी खोल लेना। क्या था 122(1) में? सप्लाई गुड्स विदाउट इनवॉइस, इशू इनवॉइस विदाउट सप्लाई, आईटीसी वाला पॉइंट और आईटीसी वाला पॉइंट, ठीक है। ठीक है, सप्लाई गुड्स विदाउट इनवॉइस, इशू इनवॉइस विदाउट गुड्स, अवेल्स रॉन्ग आईटीसी मतलब हो गया आईटीसी वाला पॉइंट। और एक एक्स्ट्रा है कि कलेक्ट टैक्स बट फेल्स टू पे टू द गवर्नमेंट विद इन 3 मंथ, यानी कि गुड सप्लाई कर दिया, इनवॉइस नहीं बनाया, इनवॉइस बेच दिया पर गुड सप्लाई नहीं किया, गलत आईटीसी ले लिया, गलत आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये टैक्स कलेक्ट कर लिया और 3 महीने तक सरकार को नहीं दिया, और इन सब का अमाउंट 5 करोड़ से ज़्यादा है, 5 करोड़ से ज़्यादा है, तो भैया ये कॉग्निजेबल हो जाएगा और सीरियस में मान लेंगे हम। मतलब जनरली सारे ऑफेंस मेरे जितने जीएसटी के हैं वो नॉन कॉग्निजेबल है, नॉन सीरियस है, पर आपने वो नीचे 4 चीज़ कर दी ना और उसका 5 करोड़ से ज़्यादा अमाउंट है तो कॉग्निजेबल और सीरियस मान लेंगे भैया, ठीक है। अब आता है सेक्शन 133। 133 बोलता है क्या सिर्फ एसएससी ही गलत हो सकता है क्या? क्या सिर्फ एसएससी गलत हो सकता है? तो आंसर इज नो, कभी कभी ऑफिसर्स भी गलत हो सकते हैं। तो अगर कोई ऑफिसर है जो कि एंगेज्ड है स्टैटिस्टिक्स कंपाइलेशन में, एजेंट ऑफ कॉमन पोर्टल है, विलफुली डिस्क्लोज कर देता है कोई इन्फॉर्मेशन, यानी कि स्टैटिस्टिक्स कंपाइलेशन बहुत सारी जगह का डेटा इकट्ठा किया और उसने बांट दिया, बेच दिया, तो उसके केस में इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ और 25,000 और बोथ, इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ और 25,000 और बोथ। अब बात करते हैं कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस, लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक। कंपाउंडिंग मतलब क्या होता है? कंपाउंडिंग मतलब होता है कि मेरे को जेल नहीं जाना, मेरे को जेल नहीं जाना, जेल की रोटी नहीं खाना है, तो क्या मैं पैसे दे सकता हूँ क्या? अपना सपना मनी मनी, बिल्कुल पैसे से काम हो सकता है। कुछ कुछ केसेस हैं जहाँ पे पैसों से काम हो सकता है और कंपाउंडिंग हो सकती है, जेल जाने से आप बच सकते हो। तो सब जगह हो सकता है एक्सेप्ट 5 केसेस। क्या है 5 केसेस? ए टू एफ में कवर टू सेक्शन 132(1) के एंड हैज ऑलरेडी बीन कंपाउंडेड अर्लियर, मतलब साला तुम एक बार कंपाउंडिंग का इफेक्ट लेके फायदा उठा के जेल जाने से बच गया, अब हर बार पैसे दोगे क्या? तो आंसर इज नो, इनमें कवर्ड होते हो और कंपाउंडिंग ऑलरेडी हो चुकी है। सेकेंड, ऑफेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाईज ग्रेटर देन 1 करोड़ एंड ऑलरेडी कंपाउंडेड वंस, तब भी नहीं जा पाओगे। ऑफेंस अंदर दिस एक्ट एंड अदर एक्ट, मतलब जीएसटी एक्ट में आप हो तो जीएसटी वालों ने तो छोड़ दिया, पर फेमा वाले आ गए ना भैया, किससे पूछ के छोड़ दिया यार, फेमा के हिसाब से इसको जेल जाना चाहिए, मतलब जेल जाएगा। कोई अदर एक्ट में अगर है तो कंपाउंडिंग नहीं होगी आपकी। 132(1) का जी जे के नहीं होगी, प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ पर्सन उनके लिए नहीं होगी। नॉट सो इम्पॉर्टेंट टू लर्न, वॉट इट इज इम्पॉर्टेंट टू लर्न इज दिस 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 दिस। अब इसको हम पढ़ते हैं और इसका क्वेश्चन आया था 5 नंबर का, अभी सॉल्व करेंगे, ठीक है। मिनिमम लिमिट फॉर कंपाउंडिंग क्या है? मिनिमम लिमिट फॉर कंपाउंडिंग, तो मिनिमम लिमिट फॉर कंपाउंडिंग बोल दिया 50% ऑफ द टैक्स और 10,000 विच एवर इज हायर। 50% ऑफ द टैक्स और 10,000 विच एवर इज हायर। मैक्सिमम अमाउंट कितना है? इंटू 3 कर देना आप मन में, इंटू 3 कर देना मन में, कितना? 150% ऑफ द टैक्स और 30,000 विच एवर इज हायर। मिनिमम लिमिट ऑफ कंपाउंडिंग क्या है? 50% ऑफ द टैक्स इन्वेटेड और 10,000 विच एवर इज हायर, और मैक्सिमम कितना? 150% ऑफ द टैक्स इन्वेटेड और 30,000 विच एवर इज हायर। इसका हम क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन आया था 5 नंबर का। क्या बोलता है? अर्जुन भाई, अर्जुन हैज कमिटेड ऑफेंस अंडर सीजीएसटी एक्ट विच कैन बी कंपाउंडेड एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 138 है, ठीक है, हमारे काम का नहीं है। ही हैज पेड द टैक्स अमाउंट, ये वाला वर्ड हमारे काम का आ गया। कितना टैक्स पे किया? 10 लाख इन्वॉल्व इन हिज ऑफेंसेस, ठीक है। ही वांट टू अप्लाई विशेष टू द कमीशन फॉर कंपाउंडिंग ऑफ द सेड ऑफेंसेस, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट। अब क्या काम की चीज़ आ गई? मिनिमम एंड मैक्सिमम कंपाउंडिंग अमाउंट, मिनिमम एंड मैक्सिमम कंपाउंडिंग as per the provision of the section. What are the consequences if Arjun pays such compounding amount as may be determined by commission? मतलब consequences भी बताने हैं। कितना सिंपल है, कितना सिंपल है यार। क्या पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा? मिनिमम अमाउंट क्या होता है? 50% ऑफ द टैक्स अमाउंट और 10,000 विच एवर इज हायर। 50% ऑफ द टैक्स अमाउंट कितना होगा? ही हैज पेड द टैक्स अमाउंट ऑफ 10 लाख। 10 लाख का मतलब 5 लाख हो जाएगा।
5 लाख 50% हो जाएगा, और 10,000 विच एवर इज़ हायर, तो मिनिमम हो गया मेरा 5 लाख। एक आंसर मेरा ये आ गया। मैक्सिमम क्या होगा सर? मैक्सिमम होगा 150% ऑफ टैक्स, यानी कि 150% ऑफ 10 लैक्स, यानी कि 15 15 लैक्स और 30,000 विच एवर इज़ हायर, तो इसका आंसर आ गया 15 लाख। 5 लाख और 15 लाख, 5 लाख और 15 लाख, 5 लाख और 15 लाख, 5 लाख और 15 लाख। कितना इजी था? इफ अर्जुन पे सच कंपाउंडिंग अमाउंट एज डिटरमाइंड बाय द कमिश्नर, नो फर्दर प्रोसीडिंग शेल बी इनिशिएटेड, ठीक है, एंड एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग इफ ऑलरेडी इनिशिएटेड शेल स्टैंड अबेटेड। कितना इजी था सर, कितना इजी था। अब एक बार सम अप कर लेते हैं कि मेनली आप इसको, आपको इस चैप्टर में याद क्या क्या करना है। तो आपको सबसे पहले 122(1) वाला स्ट्रिक्ट फूड याद करना और उसकी पेनल्टी याद करनी। कितनी इजी है ना। 100% ऑफ द टैक्स अमाउंट इन्वॉल्व 10,000 विच एवर इज हायर, 10% ऑफ द टैक्स अमाउंट 10,000 विच एवर इज हायर। दूसरी चीज़ आपको इसमें क्या बहुत अच्छे से याद करना है, आपको जनरल पेनल्टी याद करना है 25,000 की। तीसरी चीज़ क्या याद करना है? तीसरी चीज़ आपको याद करना है सेक्शन 129, 10 बार देख के जाना, 10 बार देख के जाना। 200% ऑफ द टैक्स पेबल, 200% ऑफ द टैक्स पेबल, और 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स विच एवर इज हायर। एग्जेम्प्टेड में 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स और 5% ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स। 25,000 कॉमन है, ये भी ध्यान से आप देख के जाओगे। एक बार ये पढ़ लेना है स्टोरी के फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, उसके बाद आपको आ जाना है सीधा कंपाउंडिंग वाले में। बहुत इजी था, एक चीज़ याद करना और इंटू 3 कर देना। आई होप दिस इज क्लियर। ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हो, जो भी डाउट है पूछ सकते हो। बस एक रिक्वेस्ट है, इफ़ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। गुड बाय।